सर वो हो गए कनेक्ट? हो गया कनेक्ट अभी, लेकिन मुझे ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं इधर। आ जाने दो सबको, कम से एटलीस्ट 10 से तो ऊपर हो ही जाए। सर कॉलेज की कोई न्यूज़ मिली क्या? देखो आज कॉलेज जाना तो था लेकिन मैं गया नहीं हूँ अभी। वैसे जो उम्मीद है 21 के बाद कुछ होगा जो होगा। लास्ट वीक खुलने का? में गया, अक- लास्ट वीक में गया था। देखो अक्टूबर। खुलने के बारे में तो अभी कुछ नहीं बता रहे। अब जो हम लोग का जो रेगुलर होने का, जैसे हम लोग को भी अभी हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, तो वो हो रहा है कि शायद 21 से हम लोग को रेगुलर कर दे। बाकी अभी देखो स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ नहीं कर, ये आ क्यों नहीं रहे हैं सब। सर उनके ग्रुप में कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कह रहे खत्म हो गए, क्योंकि मैसेज कर दे रहा हूँ। नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो, उसी उसी लिंक पे आ जाए। हाँ अटेंडेंस मिल गया, अभी कोई आए थोड़ी ना आएगा। सर लिख दिया है कि दोबारा अटेंडेंस चैट बॉक्स में देना पड़ेगा। बस सही बढ़िया। वैसे भेज दे रहा हूँ। कितने हो गए? 10 से ऊपर हो गया, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 10 से ऊपर हो गया ना। हाँ तो यहाँ पर अभी कंप्यूटेशन कैसे आप कंप्यूट करते हो टैक्सेबल इनकम। Computation of capital gain depends upon the nature of capital asset transferred during the previous year। जैसे मैंने बताया नेचर उसका पहले, मतलब वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो पता करना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और डेप्रिसिएबल कैसेट असेट, वो हम लोग बाद में देखेंगे। डेप्रिसिएबल जो असेट होता है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट or depreciable asset is considered as short term capital asset, sorry, short term capital gain, whereas transfer of long term capital asset gives rise to long term capital asset। देखो यहाँ पर मतलब क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, वो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर ड्यूरेशन 24 मंथ, 36 मंथ या 12 मंथ है, तो वहां पर आप जो भी आपका जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे कि एक परचेज वैल्यू होगी जिस प्राइस पे आपने उस एसेट को खरीदा होगा, और एक सेल प्राइस होगा जिस पे आपने बेचा होगा। तो वहां पर उन कुछ नहीं करना होता है, मतलब उनके साथ कुछ नहीं करना होता। जितना अमाउंट में आपने परचेज किया है वो आपने लिख दिया, उसकी एंट्री कर दी। जितना आपने खरीदा है, सपोज 1000 रुपए में आपने खरीदा और 500 रुपए में, सॉरी 1000 रुपए में खरीदा और 1500 रुपए में बेच दिया, तो बीच का डिफरेंस 500 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। शॉर्ट टर्म में इस तरह से करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तो उस जब आपने खरीदा होगा, सपोज 1000 रुपए में आज से 10 साल पहले आपने खरीदा, तो 1000 रुपए की वैल्यू जो 10 साल पहले थी, क्या आज भी उतनी होगी? नहीं, ज्यादा होगी। हो सकता है 1000 का 10,000 रुपए हो जाए, ठीक है, 5000 रुपए हो जाए, ठीक है। तो वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेगी, जो आपने आज से 10 साल पहले 10,000 रुपए जो आपने, या 1000 रुपए जो भी आपने 1000 रुपए दिए थे, उसकी आज क्या वैल्यू है, ठीक है। सेल प्राइस तो आज आप बेच रहे हो तो वो तो उतना ही होगा, उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो परचेज प्राइस है, या अगर कोई बिल्डिंग है, सपोज आपने वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, तो वो कंस्ट्रक्शन में सपोज आज से 5 साल पहले 10 लाख रुपए लगा दिए, तो 5 साल पहले जो 10 लाख रुपए लगाए, क्या आज उसकी 10 लाख वैल्यू होगी? नहीं, ज्यादा वैल्यू होगी। तो वही आपको वहां पर कैलकुलेट करना होता है। तो इंडेक्स वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो ईयर पे आपने इंप्रूवमेंट किया है, जो ईयर पे आपने परचेज किया है, वो ईयर का इंडेक्स वैल्यू, और जो आज जब आप बेच रहे हो उस ईयर का इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे आप करंट प्राइस आप कैलकुलेट करते हो, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करते हो। कैसे, वो भी हम लोग आके देखें, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। क्यों जरूरत पड़ी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग तरीके से कंप्यूट करने की, ठीक है।
टर्म्स यू नीड टू नो, जैसे मैंने अभी बताया था कि कौन कौन सी चीजें होती है। कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो सेल प्राइस है उसकी बात कर रहा है, जो आपको मिल रहा है जो भी प्रॉपर्टी सेल करने पे। द कंसिडरेशन रिसीव्ड or to be received by the seller as a result of transfer of capital asset. Capital gains are chargeable to tax in the year of transfer, even if no consideration has been received. ठीक है, तो कैपिटल गेन आर चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर आप ट्रांसफर हुआ है उसी ईयर वो चार्जेबल होगा टैक्स के लिए। ये मतलब नहीं है कि वो पैसे मिले कि नहीं मिले, हो सकता है वो बाद में मिले या दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मिले, लेकिन ऐसा उस समय नहीं टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा वो अमाउंट? जब जिस टाइम पे आपने वो असेट को ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन से मतलब है सेल प्राइस, जितने पे आपने उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को बेचा हुआ है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब एक्वायर कितने प्राइस पे किया, मतलब परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं। द वैल्यू फॉर विच कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बाय द सेलर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब वही जो मैंने बताया ना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कराने का मतलब इम्प्रूवमेंट करा रहे हो, तो वो चीज है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यही तीन चीजें हैं कैपिटल गेन में: फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। Expenses of capital nature incurred in making any addition, alternation to the capital asset by the seller. Note that improvements made before 1st April 2001 is never taken into consideration. तो यहाँ पे जरूरी चीज क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कोई भी इम्प्रूवमेंट जो भी हो रही है वो आपका 1 अप्रैल 2001 के बाद ही होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। उसके पहले होगा तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स? तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? जैसे मैंने अभी बताया, कुछ नहीं करना है, बस परचेज प्राइस, सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बस यही तीन ये चीजें, उसके अलावा और कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो स्टेप वन, स्टार्ट विथ फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जो भी आपकी सेल प्राइस है वो लिख दिया। डिडक्ट क्या क्या चीजें माइनस करनी है, एक्सपेंडिचर अगर कुछ उस ट्रांसफर में कुछ हो रहा है, सपोज कोई बिल्डिंग है, लैंड है, तो वहां पर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ता है, टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, तो वो सारे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेंडिचर आप सबसे पहले माइनस कर दोगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी परचेज प्राइस होगा वो आप माइनस करोगे, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट किया है उस एसेट में तो वो आप माइनस करोगे। ये तीन चीजें माइनस करनी होती है, जो भी डिफरेंस अमाउंट होएगा वो ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, ये एक फॉर्मेट दे दिया है, वही सेम चीज है, फुल ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस किया है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंडिचर, इस तरह से आप करोगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लॉन्ग टर्म? अभी लॉन्ग टर्म में थोड़े से कैलकुलेशंस ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपको जो है जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो वो पहले कभी हुआ रहेगा तो उसकी आज क्या वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होती है। इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स वैल्यू आपको इधर कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो वही स्टार्ट विथ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। स्टेप वन, सेल प्राइस जो भी होगा, वहां पे कुछ नहीं करना। सेल प्राइस तो आज हो रहा है ना, आज आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, आज बेच रहे हो, तो जो पैसे तो आज मिल रहे हैं ना, तो उसका कोई इंडेक्शन नहीं होना है। उसके बाद आपको डिडक्ट क्या करना है, सबसे पहले जो भी एक्सपेंडिचर्स है, तो एक्सपेंडिचर्स की भी बात करें तो कोई एक्सपेंडिचर अगर सपोज उस समय हुए हैं जब आपने परचेज किया हुआ है, तो उसका तो इंडेक्शन होगा, मतलब उसका आप इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे। लेकिन अभी इस समय जैसे दो बार ट्रांसफर हुआ ना, जब आपने खरीदा, परचेज किया, उस समय ट्रांसफर हुआ होगा, तो उस समय भी शायद कुछ एक्सपेंसेस लगे हो, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो आप उसकी इंडेक्स वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगर आप जब जब सेल कर रहे हो उस समय ट्रांसफर जो भी उस समय कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उधर आपको उसका भी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपेंसेस आ गए, उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं, वो बाद में देखेंगे, सेक्शन अंडर सेक्शन 54, 54 EC, 54F एंड 54B, ये बाद में देखेंगे क्या होते हैं। पहले हम लोग
पहले हम लोग कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, टैक्सेबल जो कैपिटल गेन है वो बाद में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जो जहाँ पे एग्जम्पशंस डिडक्शंस देने होते हैं। तो इसका जो कुल मिला के यहाँ पर करना क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले लिखना है, उसमें लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस, इंडेक्स कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो वहां पे एक्सपेंसेस कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया, जैसे मैंने अभी बताया, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प पेपर्स, ठीक है, वो आपका लगेगा, ब्रोकरेज कमीशन, ये सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर जो ट्रांसफर से रिलेटेड है प्रॉपर्टी के, वो सारे आप इधर माइनस करोगे इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स की बात करें तो वहाँ कमीशन होगा, ब्रोकर्स कमीशन, ठीक है, या फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, STT इज नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं करते, ठीक है, या इसमें कोई ये आप डिडक्ट आपको नहीं करना होगा। अगर क्वेश्चन में STT दिया गया यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट टैक्स, तो ये माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, मतलब जब आपने उस असेट को जब परचेज किया, ठीक है, या वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ कंस्ट्रक्शन किया अगर बिल्डिंग है, तो उस केस में आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है। Cost of acquisition and improvement is indexed by applying CII, Cost Inflation Index, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, जहाँ पे आपको उसकी जहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए रहते हैं हर ईयर के, ठीक है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो है करंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इट इज डन टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ द असेट, ठीक है, दिस इंक्रीजेज वंस कॉस्ट बेस्ड एंड लोअर्स द कैपिटल गेन। ये आपका क्या होता है, मतलब जो परचेज प्राइस है जो आज से 10 साल पहले थी, सपोज 10 साल पहले आपने असेट को खरीदा हुआ है, तो वो परचेज प्राइस, अगर उस परचेज प्राइस पर आप कैपिटल गेन निकालोगे तो आपका कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। सपोज 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी आपने आज से 10 साल पहले खरीदी है और आज आप उसको 50 लाख में बेच रहे हो, तो आपका कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 49 लाख। लेकिन अभी का अगर मैं उसकी इंडेक्स वैल्यू निकालूं, तो हो सकता है वो 1 लाख का 25 लाख हो जाए, ठीक है, 25 लाख होने पे फिर मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से क्या, दिस इंक्रीजेस वंस कॉस्ट बेस एंड लोअर द कैपिटल गेन, आपके कैपिटल गेन को ये कम करता है, जो CII है, जो इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सर एक बार एक्विजिशन, वो शेयर्स वाला बता दीजिए, क्या वो शेयर्स वाला बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। शेयर्स वाला, अभी अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो शेयर्स वाले कर लेंगे तो ओके क्लियर सर। हो जाएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कैलकुलेटेड एज, तो अभी कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, ठीक है, जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदा, 1 लाख इंटू, ये इंटू का साइन है, ठीक है, एक्स नहीं है, इंटू इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर्ड, मतलब CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू किस ईयर की, जिस वैल्यू में उस असेट को ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी सपोज जो है अभी 2020 में कर रहे हैं, तो 2020 के वैल्यू इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो क्या इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, उसमें इंडेक्स वैल्यू को कैसे पता चलेगी क्वेश्चन कि पेपर में क्या होता है? है, क्वेश्चन पेपर में होता है इंडेक्स वैल्यू, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में होगा, नहीं तो आपको कोई टेबल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर विच द असेट इज ट्रांसफर, इन जिस ईयर आप ट्रांसफर कर रहे हो उस साल की इंडेक्स वैल्यू, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड किससे करना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच असेट वाज हेल्ड बाय द सेलर, जिस टाइम पर उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ है, ठीक है, उस ईयर का आप इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी डिवाइड करते हो, ठीक है, और 2001 टू विच एवर इज लेटर, मतलब कि
अगर सपोज 2001-2 से पहले एक्वायर किया हुआ है तो आप 1-2 का ही लोगे, 2001-2 की ही इंडेक्स वैल्यू निकालोगे, इसके पहले की इंडेक्स वैल्यू नहीं होगी ही नहीं, टेबल में ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 2001-2 के पहले है तो 2001-2, नहीं तो जो भी ईयर में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ है उस ईयर की इंडेक्स वैल्यू। जैसे कि ये है आपका पूरा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1-2 से स्टार्ट हो रहा है, 1-2 में 100 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरह से आपका 1920 289 है। ठीक है, ये इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ठीक है, तो अभी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं करना है, वही सेम चीज, बस लेकिन जो डिवाइड करना है यहाँ पे, जिस ईयर आपने इम्प्रूवमेंट की है, जिस ईयर आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो ईयर से आपको मतलब है यहाँ पर। जैसे देखिए दिया गया है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसे लगा है वो, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट इज ट्रांसफर्ड। तो मल्टीप्लाई तो आपको उसी से करना है जिस ईयर आप उस असेट को ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो, और डिवाइड किससे करना है, जो भी इंप्रूवमेंट जिस ईयर आपने कराया है उस ईयर का इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड कर देना है। बस यही काम करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के लिए ये आपको करना है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यू आपने दोनों वैल्यू सेम रखनी है, और वो भी जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो सर शॉर्ट टर्म कौन सी ईयर कैपिटल। की सर? हाँ, सर जो डिवाइड करेंगे वो हम लोग कौन सी ईयर, इन्फ्लेशन इंडेक्स तो हम लोग जिस इंडेक्स, मान लीजिए 2005 में हमने बेचा तो हम लोग उसका लेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, बट डिवाइड सर कौन सा ईयर? डिवाइड करेंगे जिस साल आपने एक्वायर किया हुआ है, मतलब उस प्रॉपर्टी के जिस साल आपने खरीदा हुआ है, या जिस साल अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो, ठीक है, अगर यस परचेज सर। प्राइस की बात करें तो जिस ईयर आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है, और अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कराया है, कुछ इंप्रूवमेंट कराया है, तो जिस ईयर आपने इंप्रूवमेंट कराया है उस ईयर ओके का। सर। ठीक सर है, जैसे कि मैंने 2004 में खरीदी तो सर हाँ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सर 2005 में बेची तो उससे नहीं डिवाइड नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, 2004 में अगर खरीदा तो उससे डिवाइड करेंगे, और 2005 में बेचा तो देखो, पहली बात 2004-5 ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, ड्यूरेशन ज्यादा होनी चाहिए ना। तो अगर सपोज 2004 में मैंने खरीदा तो उससे उस इंडेक्स वैल्यू से मुझे डिवाइड करना है, और 2019 में या 2018 में मैंने बेचा तो उस ईयर को मुझको मल्टीप्लाई करना है, उस इंडेक्स वैल्यू को 2018 की इंडेक्स वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो देखो सामने स्क्रीन पे देखो, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर इन विच द असेट इज ट्रांसफर्ड, जिस ईयर वो ट्रांसफर हो रहा है असेट उससे मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में? क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, अ, अरे ये क्या हो गया, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, एक सेकंड। हाँ, X purchased a house property for rupees 1 lakh on 31st July 2012. He constructed a first floor in March 2015 for 1,10,000। ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी है जो खरीदी गई है 2012 में, कितने में, 1 लाख रुपए की। ठीक है, और ही कंस्ट्रक्टेड यानी इम्प्रूवमेंट कराया है किस ईयर, 2015 में इम्प्रूवमेंट कराया है, कितना, कितने पैसे दिए, 1,10,000। ठीक है, द हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे बेचा कब गया है, 2017 में, 1 अप्रैल 2017 में। ठीक है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट वर 10,000। एक्सपेंसेस जो हुए वो 10,000 रुपए एक्सपेंसेस हुए। तो 2012 में खरीदा है, 17 में बेचा है, ड्यूरेशन 24 मंथ से ज्यादा है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। उसके बाद आगे देखते हैं,
जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 5 लाख रुपए, देखिए ये दिया गया है 5 लाख रुपए फुल वैल्यू ऑफ जो आपका कंसिडरेशन है। उसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं, तो जो परचेज कितने में किया, 1 लाख रुपए में परचेज किया है, तो वहां पर कब किया है 1 लाख रुपए में परचेज, 2012। तो 2012 और 13 की इंडेक्स वैल्यू मुझे चाहिए, और मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, 17 और 18 की इंडेक्स वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप 17 और 18 की इंडेक्स वैल्यू है 272, और जो आपकी इंडेक्स वैल्यू जो आपकी 12 और 13 की है वो है 200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 लाख इंटू जो आज की जो 17 18 की जो इंडेक्स वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई किया 272, और डिवाइड किससे किया, जब आपने उस असेट को खरीदा था उस टाइम पे जो भी इंडेक्स वैल्यू थी वो कितनी थी, 200। ठीक है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया और आपकी वैल्यू निकल के आ गई 1,36,000। इसको इस तरह से समझते हैं, जो प्रॉपर्टी आपकी 2012 में 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी, ठीक है, उसकी आज यानी 17-18 में जो वैल्यू है वो है 1,36,000। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप आज कर रहे हो तो उस पैसे की आज क्या वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्या किया है, 1 लाख रुपए इंटू आपकी जो आज इंडेक्स वैल्यू है 17-18 में जो इंडेक्स वैल्यू इंटू 272, और जो उस जब खरीदा है उस समय जो इंडेक्स वैल्यू है वो 200, उससे डिवाइड कर दिया, और आपकी वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1,36,000। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, लेकिन ये देखना है इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो किस ईयर हो रहा है। इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 2015 में, यानी कि मार्च 15 है, यानी कि 14-15 जो फाइनेंशियल ईयर होगा 14-15। ठीक है, 31 मार्च तक जो है आपका 14-15 चलेगा। तो 14-15 की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पर है 240, तो 240 से डिवाइड कर दिया, और 272 आज की तो वैल्यू 17-18 की वो तो हमें पता है, उसी तरह कैलकुलेशन कर दिया, और आपकी इंडेक्स वैल्यू जो होगी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो आ गई 1,24,667। ठीक है, उसी तरह एक्सपेंडिचर्स जो हो रहा है वो 10,000 रुपए एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से ये तीनों अमाउंट माइनस करने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट गेन आ रहा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो आ रहा है 2,29,333। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सर फिर एक आगे न्यूमेरिकल और दे दीजिए ऐसे ही सेम। यार मेरी अभी क्लास है, ठीक है, इसके बाद तुरंत क्लास है तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कल हम लोग या तो फिर ट्यूथ क्लास में देख लेंगे। अभी मुझे 2:45 हो गया ना, हाँ अभी मुझे वापस फिर से एक क्लास लेनी है। ठीक है, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे देखो करते रहो, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी वैसे नॉर्मली क्लास होती नहीं है, लेकिन अब मुझे दूसरे की क्लास लेनी है तो क्या